जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता है हम आपके जय सियाराम शिक्षण संस्थान में। आपके बीच हम लोग फिर एक ठो नया वीडियो के साथ आज गए हैं, जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज आज हम लोग कराएंगे, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ रहा है। इसमें टेक्नीशियन के पद हैं, एएलपी टेक्नीशियन है, एएलपी है, ये सब जो पद हैं ये सब अभी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। तो इन सब के को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग आज हम लोग देखेंगे इसका मुख्य टॉपिक हमारा रहेगा। तो मुख्य टॉपिक रहेगा माध्य माध्यक बहुलक परिसर। माध्य माध्यक बहुलक परिसर परिसर या एक और टॉपिक है विचरण। परिसर एक और टॉपिक है विचरण। विचरण को ही प्रसरण या प्रसार कहा जाता है। विचरण को ही प्रसरण या प्रसार भी कहा जाता है। विचरण को ही प्रसरण या प्रसार के से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना समय को बर्बाद किए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि ऐसे हमारे जो वीडियो है आप लोग के पास प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप लोग के पास ये वीडियो जा सके। और हमारे ये जो है स्टडी पॉइंट 888 ये हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है, उस पर भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स होता है जो हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स। हमारा जो कोचिंग संस्थान है जय सियाराम शिक्षण संस्थान, रामगढ़ रोड, डरवा, मोहनिया में पड़ता है। वहाँ पर हमारे यहाँ सब विषयों की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो हम बिना समय को बर्बाद किए आपको हम उसको बताते हैं कि आज हम लोग किस चीज़ का डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे माध्य का, फिर माध्य को अंग्रेजी में मीन कहा जाता है और माध्यिका को मीडियन कहा जाता है। और फिर तीसरे जो बहुलक तीसरे नंबर पर हम बहुलक को डिस्कस करेंगे। फिर बहुलक और माध्यिका के बीच संबंध है उसको डिस्कस करेंगे। फिर परिसर को डिस्कस करेंगे। फिर विचरण, प्रसरण या प्रसार को डिस्कस करेंगे। फिर हम मानक विचलन जिसको हम एसडी के नाम से जानते हैं, एसडी से इसका डिनोट कर दिए हैं मानक विचलन को, उसका डिस्कस करेंगे। फिर विचरण गुणांक का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इतना डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऑल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर कीजिए। और अगर आप लोग बताइएगा कि हमारा जो अनुभव है आपके, अगर कोई भी एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए शिफ्ट वाइज हमने इसको डिस्कस कर लिख दिए यहाँ पर। शिफ्ट वाइज ये क्वेश्चन हम उठा कर लाए हैं जो हर रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, देखिए 28 अप्रैल 2016 को प्रथम पाली में हुआ था, आप लोग जाकर देख सकते हैं ये। अब देखिए रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा ये 7/22/2026 को हुआ था और 2016 का द्वितीय पाली में हुआ था ये क्वेश्चन का। अब देखिए 12/4/2016 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे का और एनटीपीसी का। अब देखिए 30/3/2016 के सेकंड शिफ्ट में है, इसका डिस्कस करेंगे। फिर रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा जो 29 अप्रैल 2016 को प्रथम पाली में पूछा गया था, इसका डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को बहुत मिलेगा, जो आप लोग अभी तक यूट्यूब पर ये वीडियो अभी तक कोई डाल ही नहीं पाया है। अब देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना इतना आसान बात नहीं है। उसके लिए 10 घंटे 12 घंटे मंथन करना पड़ता है, उसको सोल्यूशन निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद कोई इसको माध्यम से पढ़ा सकता है। तो हमारे यहाँ सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। आप लोग हमारे शिक्षण संस्थान से जुड़िए। चलिए अब हम बिना समय को बर्बाद किए देख लेते हैं। यहाँ पर बिना समय को बर्बाद किए देखते हैं कि पहले हम माध्य निकालना सीखेंगे कि माध्य कैसे निकालें। तो माध्य निकालने के लिए हमारा एक तो सिंपल सा है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है जो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कि संख्या जो है, संख्याओं ये जो संख्या दी है, ये जो सब संख्या दी हुई हैं, इसका माध्य बराबर संख्याओं का योग, माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे में संख्याओं का योग बटे में संख्या, ये माध्य बराबर फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला की मदद से हम आप लोग को ये माध्य आप ज्ञात कर सकते हैं। तो संख्याओं का योग बटा में संख्या से आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी संख्याओं का योग यानी 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 50 ये हो गया 50। फिर 9, 9 दूनी 18, 50 + 18, फिर यहाँ पर 11, 11 दूना 22,
22, देखिए थोड़ा हमारा बने रहिएगा। देखिए अब यहाँ पर 22, चलिए नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं 22। अब इसको जोड़ेंगे 8 2 10 के 0, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 5 2 7 1 8, 8 1 हसिलिया 7 1 8 1 9। तो टोटल हो गया हमारा संख्याओं का योग कितना हो गया, संख्याओं का योग हो गया 90। संख्याओं का योग कितना हो गया, तो संख्याओं का योग हो गया, संख्याओं का योग हो गया कितना, तो संख्याओं का योग हो गया 90। और 90 बटा में संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं 9। तो इसको हम क्रॉस करेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो हमारा माध्य गया, तो माध्य आ गया, माध्य कितना हो गया, माध्य हो गया 10। तो माध्य निकालना हम सीख गए। अब इसी के हम माध्य निकालना सीख गए। अब माध्यिका निकालना सीखेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए भी कुछ नहीं है, इसी पर हम बता देते हैं माध्यिका निकालने के लिए क्या है। माध्यिका आप कैसे निकाल सकते हैं, इसी वीडियो में इसी ऑप्शन के अनुसार हम देख लेंगे कि माध्यिका आप कैसे निकाल सकते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। माध्यिका निकालने के लिए आप ये जो क्रम है इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में आपको पहले सजाना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग पहले बढ़ते हुए क्रम में सजाना पड़ेगा। चलिए तो हम पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं। माध्यिका निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, माध्यिका निकालने के लिए पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले हमारा छोटा है 9, फिर 9 9 2 ठो है 1 2 9 2 ठो है, फिर 9 के बाद 10, 10 कितना है 1 2 3 4 5, 5 ठो 10 है। तो 5 ठो हम 10 पहले लिख लेंगे। 5 ठो 10 है, 3 ठो हुआ अभी 10। कि पेन चल नहीं रहा है अच्छे से, तो फिर से लिखते हैं। देखिए ये हो गया 10। पेन को क्या हो गया जी, पेन चल ही नहीं रहा है। चलिए देखते हैं। फिर कितना है, 5 ठो 10 है, तो ये देखिए 5 ठो 10 लिख लेंगे। ये 1 2 3। अब ये चौथा हमारा 1 0 10, देखिए यहाँ पर 10 है। फिर 10 लिखेंगे, फिर 10, देखिए 10 हो गया हमारा। 3 2 5 ठो 10 हो गया। फिर 10 के बाद 11 कितना है, 11 भी 2 ठो है, तो 2 ठो 11 लिख लेंगे, 2 ठो 11। अब इसमें कुछ नहीं करना है। माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो माध्यिका निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। माध्यिका निकालने के लिए अब देखिए एकदम शॉर्ट है, आदमी इससे घबराता है। माध्यिका निकालने के कुछ नहीं करना है, बस इसको 4 ठो इधर से कॉमन ले लेना है साइड से, और 4 ठो इधर से कॉमन, और जो बीच वाला हो जाएगा वो हमारी माध्यिका हो जाएगी। जो बीच वाला हो जाएगा वो हमारा माध्यिका हो जाएगा। बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखना है या घटते हुए क्रम में, और जो बीच वाला हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। तो माध्यिका का मान भी हमारा कितना हुआ, तो माध्यिका का मान भी हमारा हो गया 10 ही। माध्यिका के मान भी हमारा 10 हो गया। तो माध्यिका, अब देखिए अब कहिएगा कि यहाँ पर 3 ठो है, यहाँ पर 3 ठो है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 3 ठो है, यहाँ पर 3 कॉमन, यहाँ पर 3 कॉमन, एक ठो 10 को हटा लीजिए। अब यहाँ पर ये रहेगा 3 कॉमन, तो 2 अंक बचेगा, तो 2 अंक 2 ठो माध्यिका हो जाएगा। तो 2 ठो माध्यिका नहीं हो जाएगा, दोनों को ऐड करके उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको एक माध्यिका ज्ञात हो जाएगी। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट अपना बहुलक के बारे में। अब हम देखते हैं कि बहुलक क्या है। बहुलक के बारे में हम देखेंगे कि बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक क्या होता है। तो बहुलक उसे कहते हैं जो ज़्यादा बार आता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बहुलक कहते हैं। जो संख्या में ज़्यादा बार आता है उसको हम बहुलक कहा जाता है। जो संख्या में ज़्यादा बार आएगा उसको क्या कहा जाएगा, बहुलक कहा जाएगा। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आपको हमारे बातों से ही याद हो जाए, ठीक है, आपको फिर से इसको पढ़ना ना पड़े, इसलिए हम बार बार दोहरिया रहे हैं अपने क्वेश्चन को। अब देखिए बहुलक के लिए आप क्या करेंगे, बहुलक का मतलब वो है कि जो ज़्यादा बार आया है वो है बहुलक। तो यहाँ पर ज़्यादा बार कौन आया है, तो यहाँ पर 1 2
3 4 5, ये 5 बार आया है यानी 10, तो इसका बहुलक हो जाएगा 10। यहाँ पर 10 है ना, ज़्यादा बार आया है तो इसका बहुलक हो जाएगा क्या, बहुलक भी इसका 10 हो जाएगा। ये सिंपल हमको एग्जाम्पल मिली है। अभी कोई भी अब क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करेंगे वहाँ पर ना, तब आप लोग देखिएगा। ये तो सिंपल है, आपको समझाने के लिए इतना सिंपल एग्जाम्पल हम लिए हैं। तो बहुलक भी हमारा हो जाएगा, बहुलक भी हमारा हो जाएगा 10। तो बहुलक भी हम देख लिए कि जो सबसे ज़्यादा बार में जो बहुलक है, कि जो संख्या में जो ज़्यादा बार आएगा वो बहुलक होगा। जो ज़्यादा बार आएगा वो क्या होगा, जो ज़्यादा बार आएगा वो हमारा बहुलक हो जाएगा। ठीक है, जो ज़्यादा बार आएगा वो बहुलक हो जाएगा। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं कि बार बार पूछा जाता है कि बहुलक, बार बार पूछा जाता है कि बहुलक माध्य, बार बार पूछा जाता है कि बहुलक और माध्यिका, बहुलक माध्यिका और माध्य के बीच क्या संबंध है। तो बहुलक माध्यिका और माध्य के बीच संबंध है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे, देखिए यहाँ से हम हटा लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि आपको समझ में आएगा। बहुलक, बहुलक बराबर होता है, बहुलक और माध्यिका और माध्य के बीच संबंध होता है तो 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये फॉर्मूला होता है, ये संबंध होता है। बहुलक माध्यिका और माध्य के बीच ये संबंध होता है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये बहुलक माध्यिका और माध्य के बीच संबंध होता है। ये डायरेक्टली पूछा जाता है, ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखा जाएगा कि ये डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा कि बहुलक और माध्यिका और माध्य के बीच संबंध को आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए, बिना को समय बर्बाद किए हम देखेंगे अब परिसर, रेंज। इसमें परिसर ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, तो परिसर ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, परिसर ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। तो परिसर, रेंज ज्ञात करने के लिए, रेंज को हम 8 से डिनोट करते हैं। रेंज ज्ञात करने के लिए उच्चतम मान और न्यूनतम मान यानी महत्तम मान, रेंज के लिए महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, महत्तम मान और न्यूनतम मान का हम लोग अंतर ले लेंगे तो हमारा रेंज पता चल जाएगा। तो इसमें महत्तम मान कौन है, तो इसमें महत्तम मान 11 है। इसमें महत्तम मान कौन है, 11 है। तो इसमें महत्तम मान कौन है, इसका रेंज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका रेंज ज्ञात करने के लिए करेंगे महत्तम मान हमारा हो गया 11, महत्तम मान 11। तो महत्तम मान 11 और न्यूनतम मान कौन है, तो न्यूनतम मान है 9। 11 माइनस 11 माइनस के 9, 11 माइनस 9 कीजिएगा तो कितना होगा, 11 में से 9 जाएगा तो आप बताइए कितना होगा। अब आप लोग थोड़ा इतना छोटा छोटा अब हम बताएं, 11 में से 9 घटेगा तो कितना होगा, इसका रेंज हो जाएगा 2। बताइए, इतना छोटा छोटा बताना पड़ रहा है। तो रेंज हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि रेंज ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, रेंज के लिए महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, जो महत्तम मान होगा और न्यूनतम मान का अंतर ले लेंगे तो हमारा रेंज ज्ञात हो जाएगा। महत्तम मान और न्यूनतम मान का अंतर ले लेंगे तो हमारा रेंज ज्ञात हो जाएगा। तो अब परिसर के बारे में भी अब देख लिए। अब देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो है 6ठा नंबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे तो आप पूरे क्वेश्चन देख लीजिएगा इसी पर, विचरण, प्रसरण और प्रसार, ये तीनों के एक ही होता है। विचरण, प्रसरण और प्रसार तीनों एक ही होता है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसके लिए हमें देखना है, पहले हम इसको माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका हम माध्य ज्ञात कर लिए थे कि माध्य हमारा कितना था, तो माध्य हमारा 10 हम लोग ज्ञात कर लिए थे। माध्य कितना था, माध्य को हम 10 ज्ञात कर लिए थे। तो सबसे पहले हम माध्य देख लेते हैं। विचरण और प्रसरण प्रसार को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको माध्य ज्ञात होना जरूरी है। तो इस संख्या का माध्य हम ज्ञात कर लिए थे, कितना था, इस संख्या का माध्य था, इस संख्या का जो माध्य था वो 10 था। इस संख्या का माध्य 10 निकल कर आया था। कितना आया था, तो इस संख्या का जो माध्य था वो 10 निकल कर आया था। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, अब चुपचाप माध्य को एक जगह यहाँ पर बैठाएंगे। ये हो गया माध्य, ये हमारा हो गया माध्य।
माध्य कितना हो गया 10। याद रखिएगा विचरण प्रसरण और प्रसार ज्ञात करने के लिए आपको माध्य ज्ञात होना जरूरी है। तो अब क्या करना है, माध्य ज्ञात कर लिए। माध्य ज्ञात करने के बाद आपको इसका अंतर लेना है, इसका अंतर लेना है। तो 10 और 10 का अंतर, फिर उसका स्क्वायर करना है। अंतर लेने के बाद उसका क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। अंतर लेने के बाद उसका स्क्वायर करना है। तो 10 और 10 का अंतर होगा 0, तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 आएगा। फिर प्लस और फिर देखिए, फिर ये 10 और 10 का इसका अंतर लीजिएगा, तो इसका भी अंतर लीजिएगा तो 0 आएगा। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 0 ही आएगा। तो फिर दोनों का अंतर लेकर उसका स्क्वायर करना है 0। फिर 10 और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो -1 आएगा। -1 का स्क्वायर कीजिएगा -1, अब -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा। -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए, फिर इसका 10 और 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, +0। इसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो 0 ही आएगा। अब देखिए, अब ये 10 बचा, ये 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका भी 0 ही होगा, इसका भी 0 ही आएगा। अब इस 11 का स्क्वायर की, इस 11 का अंतर लीजिएगा तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। अब इस 10 इसका अंतर लीजिएगा तो 0 होगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी 0 ही होगा। अब देखिए, अपना कलर हम चेंज कर लेते हैं, आप लोग को समझ में आए इसके लिए। अब देखिए, अब इसका और इसका अंतर लीजिएगा तो क्या होगा, इसका और इसका अंतर लीजिएगा तो भी इसका और इसका अंतर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और 10 और 9 का स्क्वायर अंतर लीजिएगा तो -1 होगा। अब -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 ही होगा। -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो अब देखिए, अब देखिए, विचरण प्रसरण और प्रसार ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका और माध्य का अंतर लेना पड़ेगा और फिर दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। और फिर बटे में जितनी संख्या है उससे भाग देना पड़ेगा। फिर बटे में जितनी संख्या है यहाँ पर उसको भाग देना पड़ेगा। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या हो गई, तो संख्या हमारी हो गई 9। संख्या कितनी हो गई, संख्या हमारी हो गई 9। ठीक है, तो 9 से हम भाग देंगे तो क्या हमारा बचेगा, तो टोटल ऐड करेंगे 1 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4। तो हमारा जो विचरण और प्रसरण हो जाएगा वो हो जाएगा 4/9, 4/9 हो जाएगा। ठीक है, विचरण और प्रसरण हमारा हो गया 4/9। तो टोटल हमारा आंसर जो निकल के आएगा यहाँ से, टोटल हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 4/9 आएगा। 4/9 आंसर निकल कर आएगा। तो हम विचरण और प्रसरण प्रसार ज्ञात करना भी सीख लिए। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें देखिए क्या करना है आपको हम बताते हैं यहाँ पर। अब क्या करना है इसमें, तो इसका और इसका अंतर लेना है, दोनों का अंतर लेना है। क्या करना है, तो इन दोनों का पहले अंतर लेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों का अंतर, फिर स्क्वायर करेंगे, दोनों का अंतर स्क्वायर, 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 दोनों का अंतर स्क्वायर। फिर उसको हम ऐड करके फिर जितनी संख्या उसको बटा में कर देंगे, हमारा विचरण या प्रसार का मान ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए, अब देख लेते हैं मानक विचलन, जिसको SD से डिनोट किया जाता है। मानक विचलन बराबर मानक विचलन, जिसको हम SD से डिनोट करते हैं। मानक विचलन बराबर फॉर्मूला होता है अंडर-रूट प्रसरण। अंडर-रूट क्या होता है, अंडर-रूट प्रसरण। मानक विचलन बराबर ये फॉर्मूला होता है अंडर-रूट प्रसरण, जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मानक विचलन बराबर फॉर्मूला होता है अंडर-रूट प्रसरण। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखेंगे। अब आगे देखेंगे कि विचरण गुणांक, जो हमारा विचरण गुणांक है, विचरण गुणांक क्या होता है। विचरण गुणांक आप लोग कैसे ज्ञात कीजिएगा। विचरण गुणांक ज्ञात करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो विचरण गुणांक ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। विचरण गुणांक ज्ञात करने के लिए आपको बस विचरण गुणांक ज्ञात करने के लिए आपको बस क्या करना है, विचरण गुणांक ज्ञात करने के लिए आपको बस SDM याद रखना है। SD को ऊपर, M को नीचे, गुणे में 100।
बस आपको ये याद रखना है SDM। विचलन गुणांक ज्ञात करने के लिए आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है SDM। SD ऊपर रखेंगे और M को नीचे रखेंगे, SD बटा में M, यानी मानक विचलन गुणांक बटा में माध्य गुणे 100। मानक विचलन गुणांक बटा में माध्य गुणे 100 विचलन गुणांक आप ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए। अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारे इसका आंसर देते रहिएगा। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। मानक विचलन यानी SD का मान दिया हुआ है कितना, SD का मान दिया हुआ है 6, तो इसका प्रसारण पूछ रहा है, इसका प्रसरण पूछ रहा है। तो हम पता है कि SD बराबर होता है SD बराबर हमें पता है कि SD बराबर होता है अंडर रूट SD बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण SD बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। SD बराबर क्या होता है, SD बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। तो SD का मान 6 दिया हुआ है, तो SD का मान यहाँ पर हम 6 भर दिए। अब प्रसरण ये जो आएगा यहाँ पर अंडर रूट हटेगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू प्रसरण। तो प्रसरण बराबर क्या हो गया हमारा, तो प्रसरण बराबर आ गया हमारा, प्रसरण बराबर 6 के स्क्वायर 36। प्रसरण बराबर क्या हो गया 6 का स्क्वायर 36, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। इसका आंसर आप लोग दीजिए कि इसका क्या होगा। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है, यानी मानक विचलन SD का मान दिया हुआ है कितना, SD का मान दिया हुआ है 6.5। SD का मान कितना दिया हुआ है SD का मान दिया हुआ है आपको 6.5। तो इसका पूछ रहा है प्रसरण क्या है। तो प्रसरण बराबर हमें देखे हैं आगे कि प्रसरण बराबर SD का स्क्वायर करेंगे तो हम प्रसरण ज्ञात कर सकते हैं। प्रसरण बराबर SD का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे तो हम प्रसरण ज्ञात कर लेंगे। तो 6.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 6.5 का स्क्वायर कीजिएगा आप लोग तो कितना होगा बताइए। अब आप लोग आंसर दीजिए इसका। तो इसका आप लोग स्क्वायर कीजिएगा 6.5 का, तो इसका स्क्वायर होगा 42.5। कितना होगा 42.25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बिना समय को बर्बाद किए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है तो विचरण का मान क्या होगा। यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है, तो मानक विचलन 9 है तो पूछ रहा है कि विचरण का मान क्या होगा। मानक विचलन 9 है, अब विचरण का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज होइएगा। हम चूँकि ऊपर बता दिए हैं, हम आपको ऊपर बताए हैं यहाँ पर कि देखिए ऊपर यहाँ पर बताए हैं कि विचरण, प्रसरण और प्रसारण तीनों एक ही चीज़ है। विचरण, प्रसरण और प्रसारण जो है वो तीनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया तो आप लोग घबरा जाइएगा, आप लोग से नहीं बनेगा। विचरण यहाँ पर पूछ दिया है कि विचलन, मानक विचलन यानी SD का मान दिया हुआ है, SD का मान 9, SD का मान कितना दिया हुआ है, SD का मान 9। अब पूछ रहा है विचरण का मान बताइए, तो पूछ रहा है विचरण का मान, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा कि विचरण का मान कैसे हम बताएं। तो विचरण का मान कुछ नहीं, जो प्रसरण निकलेगा जैसे वैसे ही विचरण का मान निकलेगा। तो प्रसरण बराबर क्या होता है, प्रसरण बराबर फॉर्मूला, प्रसरण से हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो SD का स्क्वायर करके। तो SD का स्क्वायर करेंगे तो 81, SD का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 हो जाएगा। तो 81 ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बिना समय को बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। अब 7वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि एक जो है ये देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये बार 7 तारीख को भी पूछा गया, 22 को भी, 26 को भी, 2016 के थर्ड पाली में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें दिया हुआ है कि एक डाटा सेट है का प्रसरण 144 है। तो डाटा सेट का जो प्रसरण है 144 है और विचलन यानी SD पूछ रहा है। तो हमें पता है कि SD बराबर, चूँकि हमें पता है कि SD बराबर क्या होता है, SD बराबर अंडर रूट प्रसरण। SD बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट
प्रसरण, एच डी बराबर अंडर रूट प्रसरण होता है। तो एच डी का मान कितना, प्रसरण का मान कितना दिया हुआ है 144, तो 144 प्रसरण का मान रख देंगे। तो 144 रखिएगा तो एच डी का मान आपका क्लियर हो जाएगा। एच डी का मान क्लियर हो गया, कितना हो जाएगा, तो एच डी का मान 12। और ध्यान रखिएगा जब भी एच डी का मान पूछेगा यानी मानक विचलन पूछेगा, मानक विचलन हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता है। इस एक बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि मानक विचलन जो होता है, तो आप लोग कन्फ्यूज होइएगा कि प्लस माइनस 12 माने, तो ये नहीं, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको ऑप्शन नंबर बी ये मारना है। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, देख लेते हैं ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वितरण का माध्य 80 है और मानक विचलन 16 है, तो विचरण गुणांक का मान पूछ रहा है। यानी दिया हुआ है एम माध्य, यानी एम का मान दिया हुआ है कितना, एम का मान दिया हुआ है 80, एम का मान दिया हुआ है कितना, एम का मान 80 है। मानक विचलन एच डी का मान कितना दिया हुआ है, एच डी का मान दिया हुआ है 16। हमसे पूछ रहा है विचरण गुणांक, पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, विचरण गुणांक बराबर हम ऊपर देखे हैं फॉर्मूला होता है एस डी एम। विचरण गुणांक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एस डी एम। एस डी को ऊपर रखेंगे, एम को नीचे, एस डी एम गुणे 100, एस डी एम गुणे 100 से हम विचरण गुणांक को सॉल्व कर सकते हैं। तो एस डी का मान कितने हो गया 16 बटे में एम का मान कितना हो गया, एम का मान हो गया 80 और गुणे में 100, तो 16 पाँचे 80 और 5 दूना के 10 यानी 20। तो हमारा विचरण गुणांक का मान कितना हो गया 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी ये हो गया, ऑप्शन नंबर बी 20% हमारा विचरण गुणांक का मान आ गया। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन जो कह रहा है कि इसका रेंज बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात करें। इसका रेंज ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है और माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले रेंज ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेंज ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो रेंज ज्ञात करने के लिए हमें उच्चतम मान कौन है इसमें, तो उच्चतम मान देखिए यहाँ पर कौन है, तो उच्चतम मान हमको दिख रहा है 21। उच्चतम मान और न्यूनतम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी 21 माइनस 12, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान का अंतर ले लेंगे तो हमें रेंज ज्ञात कर लेंगे। तो 21 में से 12 गया, कितना बचेगा, 21 में से 12 गया तो आपको 9 बचेगा। तो यहाँ पर रेंज का मान 9 कौन दे रहा है, देखिए यहाँ पर 9 यहाँ पर रेंज है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बहुलक का मतलब कि जो सबसे ज़्यादा है वो बहुलक, इसमें सबसे ज़्यादा कौन है 1 2 13 है जो 2 बार है, तो बहुलक का मान हमारा 13 हो गया। वैसे ही माध्यिका को ज्ञात कर लीजिएगा, माध्यिका का मान 14 हो जाएगा। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको रखिएगा, फिर वो ज्ञात कर लीजिएगा। तो उतना आप लोग करिए, अब आगे हम बता दिए हैं, चूँकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखना है हमें। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है 30/3/2016 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। रेंज ज्ञात करने के लिए उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, उच्चतम मान और न्यूनतम मान का अंतर ले लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 28 के धनात्मक, ये देखिए पूछा हुआ है रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 29 अप्रैल 2016 के फर्स्ट पाली में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि 28 के धनात्मक गुणनखंड का माध्य ज्ञात करें। 28 के जो धनात्मक गुणनखंड है उसका माध्य ज्ञात करना है। तो क्या कीजिएगा, पहले 28 का जो धनात्मक गुणनखंड है, तो 28 का धनात्मक गुणनखंड 2 से डिवाइड करिएगा, 14 दूना के 28, 2 7 14, यही तो आएगा आपको इसका धनात्मक गुणनखंड। तो इसका धनात्मक गुणनखंड हो जाएगा 2 प्लस 4 के पढ़ा में भी आता है, 2 4 7 28, 4 प्लस 5 के पढ़ा में नहीं आएगा, 6 के पढ़ा में आता है, नहीं आता है, 6 के पढ़ा में नहीं आएगा, फिर 7 के पढ़ा में ये 7, और फिर 7 के पढ़ा में आता है ये, फिर 7। अब देखिए हमारा वहाँ 14, एक तो 14 दूना 28, 14 भी होता है, ठीक है। अब इसका हम लोग माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए संख्याओं का योग बटे में संख्या, तो 1 2 3 4 संख्या हो गई, तो हम 4 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए उसको जोड़िए, 14 4 18 2 20 7 27, चूँकि 27 बटे में 4, तो इसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा, तो आप लोग देख लीजिए ये 27/14, 27 बटा में 4, अब जो ऑप्शन हो जाए आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि हमारा इतना ही क्वेश्चन था, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन हम लेकर आए थे आप लोगों के बीच। अब यहाँ पर हम अपना वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।